हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैंने सीए इंटरलॉक की सर्टिफाइड कॉपी। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करे थे वीडियो में, तो मैं क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन 2 वॉज रिलेटेड टू सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो जो भी क्वेश्चन था मैंने उसका फर्स्ट एंड सेकेंड पढ़ा था, तो मैंने उतना लिखा। लेकिन देखिए, मैंने एक लाइन में बस 4 से 5 वर्ड लिख किया। जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते लिखा है मैंने। जो भी इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उनको हमेशा अंडरलाइन किया। और एक एक लाइन इधर बीच में छोड़ी है मैंने, इधर एक लाइन इधर लिखने की, ताकि पता चले कि कौन से पॉइंट्स है। जहाँ पे जो भी ऐसे पॉइंट वाइज है, वहाँ पे पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी है, और ऐसे लिखे कि जिससे एग्जामिनर आसानी से पढ़ पाए। ये सेकेंड पार्ट था। इधर भी जो भी लिमिट्स, जैसे कि 60 डेज के अंदर हो जाए, अमाउंट रिटर्न हो जाए 15 डेज का, कुछ नहीं, और उसका उस पर इंटरेस्ट 12% होना चाहिए। तो ऐसा मैंने जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लिखी थी। और इसके आजू बाजू की वर्डिंग देखिए तो लॉ के रिलेटेड वर्डिंग है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी लिखा है। इफ द शेयर्स आर नॉट अलॉटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, ये लॉ की लैंग्वेज है। जो कि ऐसा नहीं बोले कि सेम मॉडल में, लेकिन इट्स कंपेरेबल टू लॉ लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेज आपको लिखनी है, और जो कीवर्ड्स है उसको आपको हाईलाइट करते चलना है। थर्ड पार्ट इसका मेरा राइट नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन 2B वॉज रिलेटेड टू, आई थिंक, यस, सेक्शन। हाँ, दिस किसको फर्स्ट राइट होता है अगर दोनों का जॉइंट होल्डर हो तो इसके आईसीआई मॉडल में इलस्ट्रेशन भी था। तो राइट टू वोट मेंबर जिसका नाम पहले अपेयर होता है रजिस्टर में, तो ये उसका था। तो उस हिसाब से मैंने जो भी गिवन केस था उसके बारे में लिखा, उधर कंक्लूजन टाइप मैंने लिख दिया। सेकेंड पार्ट में मैंने इसका इधर इधर इसके बाद और एक क्वेश्चन था कि जो एलिजिबल कंपनी है उसके बारे में लिखना था। तो एज पर रूल 2(1) आई थिंक ई था, मैंने इधर गलत लिख दिया था। एक्सेप्टेबल डिपॉजिट के बारे में था ये। इधर देखिए, इधर जो लिमिट थी वो 5 लिमिट्स थी उसकी, तो उसको भी मैंने एक एक लाइन छोड़ के जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करते हुए लिखा है। तो ऐसा क्वेश्चन 2B। लेट्स गो टू क्वेश्चन 2C। तो ये जीसीए का क्वेश्चन था। जीसीए का क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, आपको आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन मैंने कोट किया, उसके बाद लिखा कि क्या अथॉरिटी उसके ऊपर है। तो सुरेश का आर्गुमेंट नोट करे। जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था उसको मैंने डबल अंडरलाइन किया कि एग्जामिनर को जल्दी से पता चले कि आंसर मेन था वो उसने दिया है नहीं। उसके बाद उससे फिर से अगर कुछ पूछा हो तो उसके बारे में मैंने इसमें इधर लिख लिया। तो देखिए, जीके के आंसर लिखने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस 2 मार्क के लिए मैंने 1 मिनट में ये आंसर लिख दिया होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं जीके के आंसर के। और ये फिर से जीके का एक क्वेश्चन था। तो जो जीके के क्वेश्चन होते हैं या अदर लॉ के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आप होते हैं, वो वाला क्वेश्चन पहले आप लिख लेंगे। अगर आपके अलग सब पार्ट दूसरे सब क्वेश्चन आते हो तो आपका कम टाइम में ज़्यादा कवरेज स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो इधर मैंने जो कि सेक्शन 9 के हिसाब से था, जो कि था डेज को इंक्लूड करने का पहला डे और लास्ट डे, उसके बारे में मैंने लिख दिया। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड थे उनको हाईलाइट कर दिए, और जैसे भी क्वेश्चन का फैक्ट्स है उसको लिख के कंक्लूजन मैंने दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन 3A, बोनस शेयर के लिए क्या क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये कोई केस बेस्ड था। तो एज पर 63 के हिसाब से जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स थे, प्री रिक्विजिट थे, जैसे कि जैसे बुक में थे वैसे मैंने लिख दिए थे। और इसको मिला आई थिंक पूरे के पूरे मार्क्स, यस, 5/5 मिल गए। तो ये भी क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपकी चीज़ें दिमाग में हो तो ये तो आप 3 से 4 मिनट में लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि अदर लॉ किया 1-2, तो उसमें आप अराउंड जो वो 21 टू लेट से 30 मार्क का क्वेश्चन है उसको आप अराउंड 30 मिनट्स में भी कवर कर सकते हो। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में बड़े उसमें टाइम जाएगा, अगर उसमें टाइम चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कम टाइम में हो जाए उसको आपको पहले टारगेट करना पड़ेगा। तो दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन, आपको अगर आपको याद है तो बिल्कुल। सो क्वेश्चन 3B, ये थोड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3B 103 इम्पोर्टेंट था ये, कोरम के रिलेटेड, क्यों उसके रिलेटेड था। तो जो भी उसकी लिमिट्स थी वो मैंने इधर लिख दी कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए कोरम के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी थी। उसके बाद सिक्रेट स्टैंडर्ड 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको कोरम के राइट पेज पे इसके बारे में बॉक्स में लिखा था, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि इसमें और एक प्रोविज़न है कोरम के आगे।
तो उसी से ये क्वेश्चन बना था, टेक्निकल बढ़िया सा। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसमें आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी, स्टेप वाइज चीज़ें बतानी पड़ेगी, कहाँ पे क्या चीज़ लगती है, और उसके बाद आपको अपना कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी मुझे आई थिंक 5 मार्क का ही क्वेश्चन था। यस, 5 ऑफ 5 मिल गए। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके एनालाइज करके मुझे लिखनी थी, ऊपर थोड़ा कम लगा होगा। तो क्वेश्चन 3 में आई थिंक मैंने इतना अटेम्प्ट किया क्योंकि 4 मार्क का था, वो इंटरप्रिटेशन शेड्यूल मुझे आता नहीं था। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4A, यस 4A अटेम्प्ट किया है। ओके, दिस वॉज रिलेटेड टू सेक्शन 123, हाँ, रूल 3 के अंडर जो लिमिट्स थे 3 हमारे, वो कंडीशन थी 3, उसके हिसाब से था ये डिविडेंड का रेट क्या होना चाहिए। तो ये मैंने पहले कंडीशन कोट कर दी, और हर एक कंडीशन के बाद उस फैक्ट से उसके कंडीशन वो मीट होती है नहीं उसके बारे में लिख लिया। तो दिस कंडीशन इसको अप्लाई नहीं होते थे क्योंकि ये देता ही नहीं था, डिविडेंड लॉस में था। इसके बाद कंडीशन सेकेंड के बारे में इधर मैंने लिखा, उसके जो भी फैक्ट्स थे उसके बारे में इधर लिखा। कंडीशन 3 और एक ये सेटिस्फाइड है ये मैंने लिखा, उसका जो भी कैलकुलेशन था वो मैं इधर नीचे रफ में देता था कंटिन्यूसली। कंडीशन 4 के बारे में लिखा और वो सेटिस्फाइड होती था लिखा। उसके बाद जो भी और एक सब क्वेश्चन था कि उसके योर इक्वेशन सपोर्टेड अगर नहीं होता तो आपको क्या लिमिट है कि वो सेटिस्फाई हो जाए वो भी बताना था। तो वो भी नीचे मैंने उसका सॉल्व कर दिया था बाद में, जो भी कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड थी आर्मेट। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने अराउंड 3 to 4 पेजेस लिए इसको आंसर करने, लेकिन मैंने जो भी चीज़ें वो एग्जामिनर को आसानी से पढ़ पाए इसी हिसाब से लिखी, और अंडरलाइन हर चीज़ जैसे आप वो कंटेंट लिखते हो अंडरलाइन उसी वक्त उसको कर देना, नहीं तो बाद में आप करने होगा तो क्या करना है ये भी भूल जाओगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B और दिस वाज रिलेटेड टू LLP, हाँ, वाइंडिंग अप बाय ट्रायंगल। ये भी इजी क्वेश्चन था क्योंकि सेक्शन 64 के में 4 पॉइंट्स थे जो हमें लिखने थे, तो वो मैंने 5 पॉइंट्स से जो लिखने थे वो मैंने लिख दिए थे। और स्टार्टिंग में जो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स लेता था वो भी एज पर सेक्शन 6, यस एज पर सेक्शन 6 वो था, तो उसके बारे में लिख देते। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए, लेकिन मुझे इसमें शायद 3 मार्क्स मिले, या यस 3 मार्क्स मिले। क्यों मिले ये मुझे भी पता नहीं, शायद इसमें ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन ओके। इसके बाद क्वेश्चन 1 है, तो इधर तक मैंने कहा था। क्वेश्चन 5 मुझे इसमें से ज़्यादा आता नहीं था, तो मैंने आई थिंक क्वेश्चन 5 और 6 में कुछ तो मैंने किया था। आई डिड क्वेश्चन नंबर 6, या क्योंकि इसमें ये था हमारा फेमा का क्वेश्चन था, तो ये जल्दी होना तो मैंने क्वेश्चन 6 किया, क्वेश्चन 5 मैंने नहीं किया। तो क्वेश्चन 5 और 6 में भी डाउट था, इसलिए मैंने पहले ये सब करके फिर क्वेश्चन 1 की तरफ गया। तब तक मैंने क्वेश्चन 1 देखा ही नहीं था, इसी वक्त मैंने आके देखा। तो क्वेश्चन 1 एज पर सेक्शन 48 था, तो इजी था ये क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो सेक्शन आपको पता हो तो हो जाएगा। तो इसमें 3 कंडीशन, फिर से जो भी कंडीशन थी वो मैंने लिख लेके एग्जामिनर को पता चले कौन सी कंडीशन का है। बिल्कुल भी मैंने क्लमजी नहीं किया किसी चीज़ को, जो भी थी चीज़ें सेपरेट करके लिखी है। जो भी कैलकुलेशन है वो अच्छी तरीके से दिखाए एग्जामिनर को, आसान, जितना आसान आप एग्जामिनर को पढ़ने के लिए बनाओगे उतने ज़्यादा मार्क आपको, अगर कंटेंट राइट है तो ज़्यादा मार्क आपको मिलते जाएंगे। तो जो भी चीज़ थी वो मैंने इधर लिख ली थी। हाँ, मुझे इसके 4 मार्क थे। इसका आई थिंक सेकेंड पार्ट मेरा राइट नहीं था, लेकिन फर्स्ट पार्ट था। तो जो भी ऊपर के प्रोविज़न लिखे वो लिखे, उसके मुझे आउट ऑफ 5 4 मार्क्स मिल गए थे इसमें। इसके बाद बी, ये वाला बहुत ही बढ़िया था। इसका जो पॉइंट था कि आपको जो ब्रांच को अपने हेड ब्रांच कंपनी को अपने हेड के पास जो भेजने थे, तो वो उसकी लिमिट एज पर रूल क्वार्टरली, आई थिंक मैंने, हाँ, ये क्वार्टरली मैंने इसे परफेक्टली नहीं पढ़ा, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ा था। लेकिन मैंने उसको, मुझे वो पेज दिमाग में आ रहा था, राइट साइड में था वो पेज, और उधर वो लिखा रहा था कि उसका मुझे रूल एज पर रूल 4 कुछ तो था, उसके हिसाब से क्वार्टरली रिटर्न था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न, क्योंकि इसके ऊपर वो मार्क्स थे। तो एज पर सेक्शन 128 जो भी, इसका भी मुझे स्टार्टिंग में इतना कंफर्म नहीं था आंसर, लेकिन मैंने फिर ध्यान से रिवाइज किया दिमाग में और मुझे याद आ गया। तो ये क्वार्टरली रिटर्न इधर इम्पोर्टेंट था वर्ड। उसके बाद
हाँ रेस्ट ऑफ ये बाकी इजी थी चीज़ें, क्योंकि बाकी के प्रोविजन मुझे याद थे। तो इसमें भी अगर 5 में से 4 मार्क्स मिले, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स है। इसके बाद ये क्वेश्चन था, या दिस वाज अगेन रिलेटेड टू फेमा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था फेमा का। इसके ये क्वेश्चन तो आने वाला था, क्योंकि आरटीपी में इसके ऊपर एमसीक्यू आए थे, मतलब 10 मार्क्स के दो दो ऐसा पूरा केस स्टडी, बहुत ही बढ़िया केस स्टडी आई थी। तो उससे पता चला था ये इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आना है। तो इसलिए आरटीपी और एमटीपी थोड़ी ईजी आती, मतलब बहुत ही कम कंटेंट वाले क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन आरटीपी बहुत ही बढ़िया थी लॉग की। तो उससे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो जो भी प्रोविज़न था इसमें मैंने पूरी डिटेल में प्रोविज़न लिखा है, मतलब जो भी ऐसे मॉडल वैसा ही आपको इधर मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें इधर लिखने के लिए। और मैंने एक एक लाइन छोड़ के सारी चीज़ें लिख दी है यहाँ पे, जो भी पॉइंट थे। अगर एक्सेप्शन उसका क्या है, तो इसके एक्सेप्शंस मैंने लिख दिए थे सारे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया था। बाद में मैंने उसका जो भी फैक्ट्स थे उसके हिसाब से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें कब कब होने वाली है इधर। तो मैंने देखिए पूरा 3 to 4 पेज लिए, लेकिन जो भी सेक्शन है उसको पूरा एक एक लाइन छोड़ के चीज़ें मैंने लिखी है, जहाँ पे रिक्वायर्ड, जहाँ पे पॉइंट हुए थे तो उस पॉइंट के लिख के एक लाइन छोड़ दिया, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से रीड कर पाए, जो मैंने लिखा है वो समझ पाए। तो आई थिंक इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले। आई थिंक एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके 3 मार्क्स मिले हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे उसका आई थिंक क्वेश्चन 6A अच्छे से आता नहीं था मुझे। 6A आता था, 6B उसमें से कौन सा तो मुझे ठीक से आता नहीं था। C आता था, लेकिन ऊपर के एक दो मेरे इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। 6A आता था। 6A वॉज रिलेटेड टू सेक्शन 130। हाँ ये वाला नहीं, और वाला आता था मुझे। हाँ और वाला आता था। कंपनी शैल नॉट हाँ रिकास्ट रीओपन, डायरेक्टर रिकास्ट रीओपन नहीं कर सकते अनलेस जो भी अथॉरिटी है उन्होंने बोला है। तो ये भी मुझे सेक्शन पूरा पूरा ऐसा प्रॉपर याद नहीं था। जितना भी मुझे चीज़ें याद थी मैं लिखते गया और अंडरलाइन करते। इस अगर आप इस आंसर को मेरे ऐसे मॉडल से चेक करके उधर कैसे लिखा है उसको, उधर आप सिमिलरिटी स्टेप बाय स्टेप में उसकी सिमिलरिटी नहीं पाओगे। अगर बाकी सारे आंसर देंगे तो जैसे वो सेक्शन का कंटेंट है वैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, लेकिन इसमें एकदम वैसा नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मैंने सही चीज़ लिखी है, अंडरलाइन किए, जो भी लिमिट्स थे उसको अच्छे से कोड किया है। तो इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा मार्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे इसमें 3 मार्क्स मिले। आउट ऑफ 5 3 मार्क्स मिले मुझे इसमें से। जितनी भी चीज़ें मुझे याद थी मैं इधर लिखता गया। तो इधर 1.5 और इधर 1.5 मुझे मार्क्स मिले। आउट ऑफ 5 3 मार्क्स इधर मुझे मिले। हाँ क्वेश्चन 6 सी मैंने किया, क्योंकि मुझे बी में कुछ ज़्यादा आता नहीं था। जो थे क्वेश्चन सी मुझे आता था अच्छे से, तो मैंने वो पहले कर लिया। और ये तो मैंने लिमिट्स पहले जो फेमा की लिमिट्स थी उसमें से आई थिंक थोड़ी लिमिट्स पहले मैंने लर्न की थी, लेकिन ये कंटेंट जहाँ पे था फेमा का वो मैंने किया नहीं था। वो बस मैं सुबह ही करके लिया, एक बार देख लेते हैं क्या चीज़। तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिमिट्स थी, जो इससे मुझे आई थिंक इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, 3.5 मार्क्स मिले, जो कि मैंने मतलब एग्ज़ाम के सुबह पढ़ा था। उसके पहले मैंने इस पर रीड किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉपरली लर्न किया था। मैंने बस ऊपर ऊपर से देखा था, लेकिन मैंने उसी सुबह ये कर लिया था। और ये क्वेश्चन आता है, ये 3 ही लिमिट्स है यहाँ पे, 5% वाली। उसके बाद आई थिंक हाँ ये मैंने की थी 1 लाख और 10 लाख वाली, ये पता है। लेकिन बाकी की दो मैंने 5% और 5%, बस ये रेट हमें याद रखना होता था। तो इससे मुझे 5 में से 3.5 मार्क्स मिल गए थे, जो कि बहुत 4 में से 3.5, 4 में से 3.5 मतलब आधा ही मार्क उन्होंने काटा है। तो ये मुझे बोनस मार्क थे मेरे लिए। तो ये और क्वेश्चन 6 भी आई थिंक इसमें मुझे क्वेश्चन 6 भी में 3 मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो पहला पार्ट मैंने लिखा था, उसमें मुझे ज़्यादा मार्क्स, क्योंकि मुझे पता नहीं था उधर क्या लिखना है प्रॉपरली। हाँ मुझे क्या लिखना है पता नहीं था, जितना मुझे लगा कि इधर में लिख सकता उतना में लिखा। सेकेंड पार्ट मुझे आता था थोड़ा, ये भी मुझे प्रॉपरली नहीं आता था। ये जितना आता था वो मैंने उतना ही इधर कोड कर दिया था। इसके भी 2 मार्क मुझे मिल गए। इसका भी कंटेंट आप देखोगे तो पूरा प्रॉपरली ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे मिलेगा, लेकिन उसमें से जो कीवर्ड्स है वो मुझे पता थे, वो मैंने लिख दिया। उसके आसपास की लॉ की लैंग्वेज मुझे आती थी, बस वो लिख के अंडरलाइन करके मैं। तो इस क्वेश्चन में भी तो ये क्वेश्चन 6 के जो 9.5 मार्क्स है वो काइंड ऑफ मेरे लिए बोनस मार्क्स थे, क्योंकि जो सी क्वेश्चन था वो तो मैंने सुबह पढ़ा था।
उसके ऊपर का क्वेश्चन भी मुझे ऐसा प्रॉपरली याद नहीं था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लेकिन जितना आता है मैंने लिखा। मैंने हार नहीं मानी उधर कि मुझे आता है नहीं आता नहीं, लेकिन जितना आता है उतना लिख के आया। उसके हिसाब से मुझे 9.5 आउट ऑफ 14 मार्क्स थी क्वेश्चन इसके, वो बहुत ही बढ़िया मार्क्स थे मेरे लिए। तो ये थी मेरी लॉ के पेपर के। तो इसका कंक्लूजन अगर मैं दे दूँ तो यही है कि कंक्लूजन आपको जितना आता है उतना लिखिए और प्रॉपरली लिखिए, स्पेस दे के लिखिए। जितना एग्जामिनर को पढ़ने के लिए आसानी होगी उतने ही आपको ज़्यादा मार्क मिलते जाएंगे अगर आपका कंटेंट ठीक है तो बस ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।